but you're never gonna get it, तेरे हाथ कभी ना आने। शीला की जापानी, I'm too sexy for you, मैं तेरे हाथ ना आनी। Hi Australia, this is Farah Khan and you're listening to Radio Manpasand. Hot girls, put your hands up and say, Om Shanti Om. All the cool boys, come on, make some noise and say Om Shanti Om। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के और स्वागत है आपका मेरे शो में जिसका नाम है इन्फोमेनियक नेहा की बातें। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है मानसी वच्छानी, जो कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आई हैं। अभी उन्हें कुछ ही साल हुए हैं। आज हम उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे कि वो यहाँ कैसे आई, उनकी हॉबीज क्या है, उनका एम क्या है लाइफ में, वो क्या करती हैं फॉर फॉर अ हॉबी एंड फॉर अ लिविंग, उनका क्या किस तरीके की जॉब है। तो हम उस सब के बारे में जानेंगे और मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऑन कोरोना वायरस प्रोवाइड करूंगी जो कि कैनबरा के बारे में होगी। तो कैनबरा, अब मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा एक ऐसी जगह है जो काफी नॉर्मल होता जा रहा है। यहाँ पे पेशेंट्स का जो एक्टिव पेशेंट्स का जो रेट है वो ड्रास्टिकली गिर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लोग आपको अब मार्केट में भी दिखने शुरू हो जाएंगे, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग, और दिख भी रहे हैं। आज ही मैं अभी गई थी बनिंग्स एंड कॉस्को, तो मुझे वहां पे लोग काफी दिख रहे थे, काफी कार्स थी। बट हम लोगों के अंदर एक अच्छी बात यह है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, हम सैनिटाइज कर रहे हैं। लोग क्यूज में जब खड़े हो रहे हैं तो 1-1.5 मीटर का डिस्टेंस है और हाथों को सैनिटाइज किए बिना अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये सब चीजें, एक आयल में आप 4 लोग से ज्यादा नहीं जा सकते। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज है जो हो रही है और उसका काफी फायदा भी है, क्योंकि आगे जाके हम जल्दी ही इसको खत्म करेंगे और हमारी लाइफ जो है वो बैक टू नॉर्मल आएगी। तो अब हम मानसी जी जो कि हमारे साथ हैं उनसे बात करेंगे। तो मानसी जी, आर यू देयर? Hi Neha ji, thank you for having me. Oh, the pleasure is all ours. So मानसी जी, आप बताइए आपका कैसे यहाँ आना हुआ? मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी 2018 में। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी था कि जिस कंपनी में मैं इंडिया में काम कर रही थी उसके हेडक्वार्टर आर देयर इन ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी था कि मैं यहाँ पे आके देख सकती हूँ, एक्सप्लोर कर सकती हूँ। सो दैट इज व्हेन आई केम टू ऑस्ट्रेलिया इन 2018 एंड देन आई डिसाइडेड टू गो ऑन विद माय एमबीए। तो मैंने सोचा कुछ महीने बाद कि मैं एमबीए ज्वाइन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी मास्टर्स वैसे भी कंप्लीट करनी थी। तो दैट इज हाउ आई केम टू ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ आई एम डूइंग माय एमबीए एज वेल। तो उस टाइम जब मैं आई थी बहुत इजी जर्नी नहीं था। पहली बात तो इसलिए क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी फैमिली पर्सन हूँ, मेरे इतने फ्रेंड्स कभी रहे नहीं है। तो मेरे लिए ये मूवमेंट एक्चुअली में बहुत चैलेंजिंग था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ओवरसीज जाऊंगी अपनी फैमिलीज को छोड़ के, बट क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आया तो आई ग्रैब्ड इट। एंड उस टाइम अगर आप इंडिया देखें तो इंडिया में स्पेशली अगर आपको बाहर जाना है पढ़ने के लिए या सेटल होने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ते हैं। एंड दैट टाइम आई गॉट मैरिड एज वेल। तो अभी उस टाइम मूवमेंट करना एक्चुअली में चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं अकेले आ रही थी, मुझे वीजा पहले मिला था। तो मेरी मदर इन लॉ ने और मेरे फादर इन लॉ ने मेरा साथ दिया। मेरी मदर इन लॉ ने सारे क्वेश्चंस को आंसर किया। उन्होंने कहा कि तू जा, मैं देख लूंगी। बल्कि उन्होंने अपने पीपीएफ अकाउंट से कुछ मनी निकाल के उन्होंने मुझे सपोर्ट करने के लिए दिया, क्योंकि मैं अकेले आ रही थी, नॉट इवन विद माय हस्बैंड। So that was one challenging move. Second thing That's amazing. Yeah. So second thing was जब मैं आ रही थी जिस दिन की मेरी फ्लाइट थी, I still remember it was 15th of November, मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था। मेरे लिए वो मूवमेंट बहुत ज्यादा टफ हो गया था। Oh my God, yeah. तो उस टाइम पे मैंने वीजा डिपार्टमेंट से बात करने की कोशिश करी। उन लोगों ने उतना नहीं दिखाया फेवर उस टाइम पे, और उनके अपने खुद के जेन्युइन रीजंस थे जो मैं समझ सकती हूँ। बट उस टाइम पापा ने सिर्फ एक स्माइल किया, मेरी मॉम ने मुझे हग किया, और वही मेरी हमेशा से स्ट्रेंथ रही है, और मैं चली आई। तो उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ, और उसके बाद मेरे हस्बैंड 6 मंथ्स बाद आए थे यहाँ पे। ओके, तो आपकी मदर इन लॉ ने सबसे पहले तो बहुत ब्रेव स्टेप लिया, क्योंकि रिश्तेदारों के सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल होता है, और अगर कोई अच्छे से दे दें तो वो तो मतलब, और वो भी मदर इन लॉ, तो बहुत ही आई थिंक यू आर वेरी ब्लेस्ड एंड दैट्स अ गुड थिंग। दूसरी बात
दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके हस्बैंड ने भी आपको सपोर्ट किया काफी हद तक, क्योंकि नई नई शादी में उन्होंने इतना दूर आपको भेज दिया पढ़ाई के लिए, विच इज अ वेरी गुड थिंग अगेन। तो वो भी ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छे इंसान है। और हाँ। आपके इन लॉज ऑब्वियसली आप अब वो आप यहाँ आए हैं तो वो भी आएंगे, तो हम उनसे भी मिलना चाहेंगे, क्योंकि अच्छे लोगों से तो सभी मिलना चाहते हैं। डेफिनेटली मेरा तो सपना ही यही है कि अगर मैं यहाँ सेटल हो जाती हूँ तो मैं सबसे पहले उन्हीं को यहाँ पे बुलाऊं, बिकॉज नीरज उनके ही इज द ओनली सन टू हिज मदर एंड फादर, एंड मैं Okay. डेफिनेटली चाहूंगी कि वो हमारे साथ रहें, बिकॉज उनके बेटे यहाँ पर हैं, तो वो भी हमारे साथ आ जाए। ऑब्वियसली, और वो आएंगे और वो बहुत खुश भी होंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि आप लोग आए, आप उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया है, और अब वो आपके पास आके रहेंगे, तो आप जो स्टार्टिंग में नहीं रह पाए शादी के बाद, अब आप उनके साथ रह सकते हो। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू। डेफिनेटली। तो मानसी जी के बारे में और जानेंगे इस एक गाने के ब्रेक के बाद। तो लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन, अब आपके हाथ में भी और आपके साथ में भी। और आप सुन रहे हैं इन्फोमेनियक नेहा की बातें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तुझको मैं रख लूं वहाँ जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन। मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं। बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं। ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना तुझको पता। ओ, बनाती है जो तू वो यादें जाने संग मेरे कब तक चले। इन्हीं से तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले, ख्यालों का शहर तू जाने तेरे होने से ही आबाद है। हवाएं हक में वही है आते जाते जो तेरा नाम ले देती है जो सदाएं। हवाएं हवाएं न जाने क्या बताएं, हवाएं हवाएं ले जाए तुझे कहाँ। हवाएं हवाएं ले जाए मुझे कहाँ। हवाएं हवाएं ले जाए जाने कहाँ। हवाएं हवाएं ले जाए तुझे कहाँ। हवाएं हवाएं बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं ले जाए मुझे कहाँ। हवाएं हवाएं ले जाए
पसंद 24/7 तड़का लगा के, और मैं हूं आपकी होस्ट इन्फोमेनियक नेहा, इन नेहा की बातें। तो हम बात कर रहे हैं मानसी जी से, मानसी वछानी जी से, और हमने अभी तक उनके यहाँ आने की वजह जानी, वो किस तरह से इतना दृढ़ निश्चय करके आई यहाँ पे। हालांकि उनके जो फादर हैं, ऑब्वियसली उनका एक्सीडेंट भी हो गया था, एंड उनके घर वालों ने भी उनको कितना सपोर्ट किया। तो अब हम उनके बारे में और जानेंगे। तो सबसे पहले तो मानसी जी, आपने मुझे बताया कि आपकी शादी हो चुकी है, आप शादी के बाद ही यहाँ आई, तो आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? लव मैरिज है। अरे वाह, लव मैरिज है। तो आप बताना चाहेंगे आप लोग कहाँ मिले, कैसे मिले? हाँ, हम लोग एक ऑफिस में मिले थे। मतलब उस ऑफिस में मैं अब तो काम नहीं करती हूँ, ना मेरे हस्बैंड, लेकिन हाँ हम लोग एक, जो मेरी एक्स कंपनी थी, हम वहां मिले थे। जी। तो उस टाइम हम लोगों ने एक दूसरे को देखा, एंड मुझे तो उसी टाइम से कुछ हो गया था जैसे मैंने देखा था, पर मैंने आके कन्फेस नहीं किया, ना मैंने कोई बात करी। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि हम लोगों का आपस में एक दूसरे से बातचीत हुई, कुछ किसी काम के सिलसिले में बातचीत हुई, और उस दिन हमने नंबर्स वगैरह एक्सचेंज किए। उनके मन में भी था कि वो बोले और मेरे मन में भी था कि मैं बोलूं, बट हम दोनों को ही नहीं पता था कि ये डिसीजन ठीक है नहीं है, बिकॉज लाइक आई सेड, मैं बहुत फैमिली पर्सन हूँ और वो भी बहुत फैमिली पर्सन है। तो उनके लिए ये जानना कि मेरी उनकी चॉइस ठीक है नहीं है, और वो आगे इस रिश्ते को लेके जा सकते हैं या नहीं जा सकते, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि हम लोग एक डेटिंग की तरह से नहीं देखना चाहते थे, हम लोग एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए चाहते थे। तो हम लोगों ने अपना टाइम लिया, और उसके बाद एक दिन उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली प्रपोज किया, बिकॉज नीरज इज वेरी शाय, और वो एकदम नहीं होते हैं। और जिस दिन उन्होंने मुझे प्रपोज किया, तो उस दिन वो इनडायरेक्टली था, बट दैट्स हाउ इट वेंट ऑन। और हमारी फर्स्ट डेट फिर हम लोगों ने डिसाइड करी कि हम गुरुद्वारे में मिलेंगे। ओह, दैट्स लवली, व्हाट अ स्टार्ट। ये तो बहुत अच्छी जगह आपने स्टार्ट किया अपना रिलेशनशिप। जब इतनी अच्छी जगह स्टार्ट हुआ था तो शादी तक तो ऑब्वियसली जाना ही था, फ्लिंग्स नहीं होते गुरुद्वारा में, सो व्हिच इज अ गुड थिंग। तो फिर आपके मतलब शादी तक कैसे बात पहुंची? सब स्मूथली हो गया या घर वाले अग्री कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, क्या कैसे, आप बताना चाहेंगे कुछ इस बारे में? हाँ, इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। मैंने इस कंपनी से पहले मैं एयर हॉस्टेस थी इंडिगो एयरलाइंस में। तो जब मुझे ये पता चला कि नीरज की मॉम को भी एक टाइम पे एयर हॉस्टेस बनने का बहुत शौक था, और उनकी ये एक बिल्कुल ड्रीमी लाइन रही है कि जिसमें वो कभी घुस पाते, बट जिस टाइम वो अपनी जॉब्स में जा रहे थे, उस टाइम बहुत ही बैकवर्ड जमाना था, इतनी इजीली परमिशन नहीं मिलते थे। तो जब हम दोनों ने एक दूसरे की फैमिलीज के बारे में जानने की कोशिश की, तो मुझे तो एक सेकंड में हाँ मिल गया था, क्योंकि उनकी मॉम की लाइकिंग्स और मेरी लाइकिंग्स बहुत हद तक मिलती थी, और मेरी फैमिली की तरफ से भी। और हम लोगों ने शायद अपने फैमिली को फर्स्ट डे ही बता दिया था, क्योंकि हम लोगों के लिए ये बताना बहुत जरूरी था। आई थिंक सेकंड डे भी नहीं हुआ था, और हमारी फैमिलीज को पता था, और हम दोनों को अप्रूवल मिल गई थी। ओके, दैट इज लवली। और इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? क्योंकि एक जो सबसे बड़ी अड़चन आती है वो फैमिलीज की तरफ से ही आती है, और अगर वो हाँ ना करे तो रिलेशनशिप का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता, क्योंकि हम अपने माँ बाप को भी चाहते हैं कि वो हमारे साथ हमारी खुशी में शामिल हो। तो आपके लिए तो ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया चीज होगी कि घर वालों ने भी हाँ कर दिया। एग्जैक्टली, सोने पे सुहागा, आइसिंग ऑन द केक। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। एंड देन फिर आपकी कितने टाइम की बाद शादी हुई? 5 years बाद हमारा रोका हुआ, और 6 years बाद हमारी शादी हुई। That is amazing। 5-6 साल, मतलब ऑलरेडी आप इतने सालों से जानते हैं अपने हस्बैंड। आपकी शादी को कितना टाइम हो गया मानसी जी? मेरी शादी 2017 में हुई थी, अभी 3 years हो गए हैं अप्रैल में। ओके, दैट इज लवली। तो मतलब इन टोटल अगर आप देखें तो मतलब आपकी शादी को काफी साल हो गए, 3 साल तो कहने के लिए, बाकी तो आप डे 1 से ही आप गुरुद्वारा में मिली, देन यू गाइज वर टुगेदर फैमिली के साथ, उनकी परमिशन से, तो मतलब काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, आई एम अज्यूमिंग आप दोनों की। बिल्कुल। ओके, तो मानसी जी आपसे बात करके तो बहुत मजा आ रहा है। आई एम श्योर हमारे लिसनर्स को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा आपसे बात करके। तो एक गाने के ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर जल्दी आते हैं वापस मानसी से और सारी बातें करने के लिए। तो लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन, अब आपके हाथ में भी और आपके साथ में भी। आप सुन रहे हैं इन्फोमेनियक नेहा की बातें। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही
अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओहो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत। और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। छम छम आए, मुझे तरसाए, तेरा साया छेड़ के चूमता। ओह तुझ मुस्काए, तुझ शर्माए, जैसे मेरा है खुदा झूमता। तू ही मेरी है बरकत, तू ही मेरी इबादत। और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार की तरफ से एक जरूरी सूचना। कोरोना वायरस एक तेजी से फैलने वाला रोग है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। हमें इस वायरस से बचने के लिए अक्सर हाथ साबुन और पानी से धोते रहना चाहिए, किसी से भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए और अपने चेहरे, नाक, मुंह और आंख को अक्सर ढक के रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिन्हें छींक या खांसी आ रही हो उनके संपर्क में ना आइए। छींकने और खांसने के समय अपने नाक और मुंह को ढकें। अगर आपकी तबीयत खराब है तो निश्चित तौर से घर पे ही रहें। यदि आप विदेश से आए हैं या किसी कोरोना पीड़ित के संपर्क में आए हैं तो खुद को एकांतवास में रखें, यानी सेल्फ क्वारंटीन में रहें। कोरोना वायरस की जानकारी हेतु 18000200
8 पे कॉल कीजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर पाइए। ये शांत और सुरक्षित रहने का समय है। इस जानकारी को अधिक से अधिक फैलाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। क्या किया तुमने? शर्म नहीं आती? तुम्हारी कसम, मैंने अपने हाथ को रोकने की बड़ी कोशिश की लेकिन ये माना ही नहीं। प्यार से दे रहे हैं, रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। हाय ऑस्ट्रेलिया, दिस इज सोनाक्षी सिन्हा। यू आर लिसनिंग टू रेडियो मनपसंद। हाँ चमक छल्लो छल छबीली, कहते हैं मुझको रस रसीली। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के 24 घंटे 7 दिन अब आपके हाथ में भी और आपके साथ में भी। और स्वागत है आपका इन्फोमेनियक नेहा की बातों में। तो हम आज एक्चुअली नेहा की बातों की जगह मानसी की बातें कर रहे हैं। तो मानसी जी के बारे में हम जान रहे हैं और वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो मानसी जी, हमने आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जाना, आपकी शादी कैसे हुई, कैसे आपका लव मैरिज हुआ, आपका लव एट फर्स्ट साइट हुआ, जो कि बहुत ही ड्रीमी होता है और किसी किसी की जिंदगी में होता है। और ऑब्वियसली जिनका सक्सेसफुल हो जाए, शादी तक पहुंच जाए, वो तो बहुत ही लकी लोग होते हैं। सो टच वुड एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दैट। अब हम आपकी हॉबीज के बारे में जानना चाहेंगे। तो आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी हॉबीज यूजुअली रीडिंग है। मैं काफी बुक्स रीड करती हूँ अपने फ्री टाइम पे। और Okay. उसके अलावा मुझे थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और मैं कुछ कुछ रिसर्च करती रहती हूँ। और हैविंग सेड दैट, मुझे इसका काफी एक्सपीरियंस भी है। मैं अपनी स्किल्स पॉलिश करती रहती हूँ, जैसे कि मुझे एस्ट्रोलॉजी समझ आती है, मुझे न्यूमरोलॉजी समझ आती है। मैं टैरो रीडिंग भी प्रैक्टिस करती हूँ। मैं एज अ प्रोफेशन लेके नहीं चलती हूँ उसको, क्योंकि मेरा उससे ये एम नहीं है कि मैं इससे कुछ पैसा कमाऊं या कुछ करूं। बट इससे सिर्फ इतना एम है कि मैं किसी एक जने को भी अगर हील कर पाऊं या किसी को हेल्प कर पाऊं या किसी के घर में कोई प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाऊं, तो दैट इज द ओनली एम आफ्टर ऑल दिस। सो हाँ, मैं ये बहुत रेगुलरली करती हूँ और इसमें मेरा बहुत ध्यान लगता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है और ये बहुत ही एक्चुअली मैंने ऐसी हॉबी फर्स्ट टाइम सुनी है। ऑब्वियसली मैंने काफी बड़े लोगों की सुनी है कि उनकी हॉबीज होती है, पर आपकी एज में मानसी जी जो है वो काफी यंग है दोस्तों, उनकी आवाज से भी लग रहा है, और वो है भी काफी यंग। तो उनकी एज में इतना स्पिरिचुअलिज्म को एम्ब्रेस करना, उसको गले लगाना और उसको वेलकम करना और इतने अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस करना एज अ हॉबी, आई थिंक ये बहुत ही कमेंडेबल बात है। तो आपको मतलब ये कैसे पता चला या ये शौक कैसे लगा? क्या आप स्टार्टिंग का आपको कुछ याद है कि आप इसकी तरफ कैसे इंक्लाइन हुई? हाँ, स्टार्टिंग में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं मेरे पास जो मैं एक दो कोट कर सकती हूँ। जैसे कि जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने एक बारी किसी को देखा था, तो मैंने उस टाइम उसको देख के कहा था, मेरे कॉलेज में एक लड़की थी, तो मैंने उसको देख के कहा था कि मुझे तेरा चेहरा देख के ऐसा लगता है कि तेरे इस साल में शादी हो जाएगी। तो उसने कहा नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ, ना तो कोई रिश्ता है ना कोई बॉयफ्रेंड है, कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा सच में लगता है कि तेरी इस साल में शादी हो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा। हालांकि उसकी शादी हुई, लेकिन वो अच्छे नोट पे नहीं थी, बिकॉज उसकी शादी इसलिए हुई क्योंकि उसके फादर को कैंसर डिटेक्ट हो गया और फिर उनके फादर की लास्ट विश ये थी कि उसकी शादी हो जाए उनसे पहले, मतलब कुछ अनहोनी हो इससे पहले उनकी शादी हो जाए। तो उस साल में लड़की की शादी हो गई। मतलब मैंने डेफिनेटली ये नहीं चाहा था, पर मुझे ऐसी इंट्यूशन उसके फेस को देख के आ रही थी। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इन सब चीजों से कनेक्ट करती हूँ। उसके बाद कुछ टाइम ऐसे चलता रहा। फिर मैंने रियलाइज किया कि जब मैं नीरज से मिली तो मैंने सबसे पहले, हम लोगों की आपस में जब बात हुई कि हमें कहाँ मिलना है, तो मैंने कहा कि नहीं, हम गुरुद्वारे में मिलेंगे। मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं तो मैं बनिया हूँ और मैं पंजाबी नहीं हूँ बिल्कुल भी। मेरे घर में सब मंदिरों में जाते हैं, लेकिन मैं एक इकलौती लड़की हूँ जो सिर्फ गुरुद्वारे में जाती हूँ, और शायद आज से नहीं, 5th 6th 7th क्लास से मैं गुरुद्वारे ही जाती हूँ। ओके, दैट्स गुड। एंड दैट इज ऑफ कोर्स बनियों के लिए गुरुद्वारा ये बिल्कुल यू टर्न होता है, एकदम ऑपोजिट्स होते हैं। बट ऑब्वियसली जिसका जहाँ पे मन लग जाए, जहाँ पे आपको फेथ आए, तो इट इज द सेम थिंग, गॉड इज वन अल्टीमेटली। हाँ जी, आप बोल रहे थे। हाँ जी, तो उस टाइम से ये हुआ कि अच्छा, अब उस टाइम मुझे और विश्वास होना शुरू हो गया कि अच्छा, मेरे को लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है। फिर जब मैं ऑस्ट्रेलिया आ रही थी, वो सबसे बड़ा एक है जो टर्निंग पॉइंट था। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आ रही थी तो आप बहुत सारे कंसल्टेंट से बात करते हैं,
तो मुझे बहुत सारे कंसल्टेंट्स ने ये बोल दिया था कि आप नहीं जा सकते, आपका कुछ कुछ मैच नहीं कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, बट मेरे एक चीज होती है, उसको आप स्विच वर्ड्स कहते हो। अगर आप उसको चैंट करते हो और विजुअलाइज करते हो तो आप यूजुअली वो जो मैनिफेस्ट कर रहे होते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, वो अचीव हो जाता है, चाहे वो आज हो चाहे वो 1 साल बाद हो, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना रियलिस्टिक एम है आपका। बाय चांस फॉर्चुनेटली मैंने उसको स्विच वर्ड को एक पेपर पे लिखा, मैं उसके साथ सोने लगी, उसको चैंट करने लगी, और मुझे नहीं पता था कि मुझे 2 महीने के अंदर अंदर ये अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक कर जाएगी। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि शायद सारे कंसल्टेंट्स एक तरफ और ये अपॉर्चुनिटी एक तरफ, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये मैसेज मुझे ऊपर से आया है और मुझे डेफिनेटली जाना चाहिए। अरे वाह, ये तो मतलब ऑब्वियसली जैसे लोग कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को, वो शाहरुख खान का डायलॉग था ना, किसी चीज को दिल से चाहो पूरी कायनात मिला। हाँ, तो आपको पूरी कायनात नहीं मिला। और इससे मुझे भी एक चीज याद आ रही है, आई थिंक ये बातें सच होती हैं, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी, एंड आई आल्सो रिमेम्बर, मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में ही होंगी, एंड देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, उनके जो फादर हैं वो भी एज अ हॉबी ये सब करते हैं। तो उनको पता नहीं उसने क्यों दिखाया, मेरे बारे में पूछा, तो उसने कहा मैं चाहती हूँ कि तेरे बारे में पता चले। तो मतलब इट वाज लाइक मेरे को बिलीव नहीं था, तो ये एक चैलेंजिंग नहीं हो जाता। तो उसने बोला नहीं मैं बताती हूँ। तो उसके फादर ने बोला कि आप बाहर जाओगे, और मेरा उस टाइम तक तो बाहर जाने का ना मेरी फैमिली से कोई गया था, मेरे ब्रदर भी गए थे लेकिन उसके बाद में गए थे। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि मैं बाहर जाऊंगी और ऐसा कुछ होगा, और मैं भी आ गई। तो मुझे भी लगता है कुछ तो होती है वो सुपरनैचुरल पावर जो होती है। अब मेरे दिमाग में एक और अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, पर हमें थोड़ा दर्शकों की गाना सुनने के लिए एक ब्रेक लेना होगा, जो हमारे लिसनर्स हैं। तो लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन, अब आपके हाथ में और आपके साथ में। आप सुन रहे हैं मानसी की बातें। ठीक है, मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। शोखियों में डूबी ये अदाएं चेहरे से झलकी हुई है, जुल्फों की घनी घनी घटाएं शान से ढलकी हुई है। लहराता आंचल है जैसे बादल, बाहों में भरी है जैसे चांदनी, रूप की चांदनी। मैं अगर कहूँ ये दिलकशी है नहीं कहीं न होगी कभी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ।
दास्तां तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तां अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां तुम जहां मैं वहां मैं अगर कहूँ हम सफर मेरी अप्सरा हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। स्वागत है आपका रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के में, और आप सुन रहे हैं नेहा और मानसी की बातें। हम मानसी से भी बात कर रहे हैं और वो हमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें बता रही हैं जो कि बहुत अनरियलिस्टिक है, लेकिन उनके साथ हुआ है तो ऑब्वियसली रियलिस्टिक ही लग रही हैं। और ऐसे आई थिंक लोगों के अंदर वो एक एक सुपर नेचुरल पावर भी होती है कि जिनको कुछ कुछ लगता है। जैसे मानसी ने अभी हमें बताया, जिन्होंने नहीं सुना पहले का, मानसी ने हमें बताया कि उन्होंने अपनी किसी कॉलेज मेट को देख के बोला कि उसकी शादी सेम ईयर में हो जाएगी, और अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस थे लेकिन उसकी शादी हो गई। तो मानसी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको ऐसे कैसे लगता है? मतलब आपने बोला आपको उसका फेस देख के लगा, तो फेस रीडिंग भी होती है, लेकिन अगर मैं एक आम इंसान की भाषा में पूछूं तो फेस रीडिंग में ऐसा क्या लगता है आपको? कुछ दिखता है उनके चेहरे पे, कोई लाइंस या कुछ, क्या होता क्या है? देखिए, मैं फेस रीडिंग को इतना हाईलाइट नहीं करूंगी यहाँ पे, बिकॉज मैंने उसको बहुत इंट्यूटिवली स्टडी नहीं किया है। पर होता क्या है कि जब आप किसी के चेहरे को देखते हो, जैसे आज जब मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ प्रैक्टिस, या मैं जब किसी के टैरो कार्ड्स पढ़ती हूँ, जैसे कि मैंने अभी हफ्ते भर पहले किसी के टैरो कार्ड्स पढ़े थे उसके प्रेगनेंसी के बारे में, उसके तो उन्होंने जानना ये चाहा था कि इसी हफ्ते में उनकी डिलीवरी, उन्होंने मुझे ये कहा था कि ट्यूसडे तक, जो ये हफ्ता गया है, ट्यूसडे तक उनकी डिलीवरी हो जाएगी। पर जब मैंने उनकी पिक्चर देखी, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपके ट्यूसडे तक डिलीवरी होगी। उसने कहा, उसके डॉक्टर ने उसको यही बोला है। मैंने कहा पहली चीज तो आपका सी सेक्शन होगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, और दूसरा मुझे आपका चेहरा देख के बार बार ऐसा लग रहा है कि आपके ट्यूसडे को डिलीवरी नहीं होगी। तो ये एक बहुत इंट्यूटिव होता है, आपको चेहरा देख के कुछ अंदर से एक एनर्जी आती है, एक कनेक्शन फील होता है। और जब आप वो कार्ड्स पढ़ते हो तो आपको कुछ ऐसा ऐसा चेहरे पे दिखता है, तो जब आप रिलेट करते हो तो वो सारी एनर्जीज कंबाइन हो जाती है। डेफिनेटली उसके लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होता है, बहुत एनर्जीज लगती हैं, बट ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ फेस पे कुछ लाइंस देख लो या कुछ ऐसा देख लो जो आपको कुछ बोले। हाँ, उस लड़की की फेस की कुछ और शक्ल मुझे बोलती थी, लाइक उसका एक चेहरा मुझे नजर आता था बार बार कि वो दुल्हन के रूप में है। ओके। तो जब मैं उसको देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि शी इज स्टैंडिंग एज अ ब्राइड इन फ्रंट ऑफ मी। तो मतलब ऐसा कुछ होता है, लाइक ऐसी इंट्यूशन में आपको ऐसा कुछ दिखता है कि भैया एक सामने मेरी दोस्त की जगह एक दुल्हन खड़ी हुई है, और आपको तब आपको लगा? हाँ जी, और सबसे बड़ी बात है वो मेरी कभी दोस्त नहीं थी, यू नो, शी वाज जस्ट अ बैचमेट टू मी। बट जब मेरी कभी उससे बात हुई तो मैंने एक दिन ऐसे ही उसको बोला कि मेरे को ऐसा लगता है, आप माइंड मत करिएगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर वो मुझे हमेशा दुल्हन के रूप में दिखती थी, वो मुझे नॉर्मल दिखती ही नहीं थी। ओके, दैट इज क्वाइट, मतलब एक आम इंसान के लिए मानना काफी मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन हुआ है
तो हाँ जी, होता है, कुछ भी होता है हाँ जी, लाइफ में, बहुत कुछ होता है, और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और आपने अभी जो बोला, आपने टैरो कार्ड रीडिंग भी करी उनके प्रेगनेंसी के बारे में किसी के, तो वो आपके पास आई थी या फिर वो आपने लाइक सोशल डिस्टेंसिंग में या जैसे फोन पे ऐसे कुछ किया, या वो आपके नहीं घर वो आए थे? इंडिया में है, वो मेरे पास नहीं आए थे, वो इंडिया ओके। में है, उन्होंने मुझे मैसेज पे बताया था और मैंने रीडिंग किया था। और बाय चांस लकीली उनका बेबी कल हुआ है, तो वो ट्यूसडे तक बिल्कुल नहीं हुआ जैसे कि मैंने हम्म। कहा था। उनका बेबी कल हुआ है और अक्षय अक्षय तृतीया पे हुआ है, विच इज अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे। और आई एग्जैक्टली। थिंक इससे ज्यादा अच्छा कोई डे नहीं हो सकता था। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अक्षय तृतीया तृतीया पे हुआ है, विच इज संडे, और संडे को वो था, तो ये तो बहुत ही अच्छा दिन चूज किया। तो आपको मतलब ये पहले से पता था कि वो सी सेक्शन होगा, या ये भी आपने टैरो से बताया? आप उनको हाँ, पता ये था? मैंने टैरो से बताया क्योंकि जो उनका कार्ड आया था उस कार्ड से सी सेक्शन रिफ्लेक्ट करता है, नॉर्मल रिफ्लेक्ट नहीं करता। और जब ओके। मैंने उनसे कंफर्म किया कि आपकी गायनेक से ऐसी कोई बात हुई है या आपकी कोई डिस्कशन चल रही है, तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ सी सेक्शन ही होगा मेरा। ओके, सो दैट इज इनक्रेडिबल कि हम लोग, जो लोगों को नहीं पता होता कि कैसे स्टडी करते हैं इसको, उनको बिल्कुल ही समझ नहीं आ पाता है, या उनको एक वो चीज पे, अब जैसे आप बता रहे हो मुझे विश्वास हो रहा है, पर अगर मैं ऐसे देखूं कि आप टैरो से ये भी बता सकते हैं कि सी सेक्शन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी, और अभी नहीं होगी बाद में होगी, तो मतलब काफी एक साइंस भी है इसके पीछे। एस्ट्रोलॉजी में कुछ प्लैनेट्स का जो भी सीन होता है कि आप लोग जिसको आता है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे जी। लोगों की प्रिडिक्शंस होती हैं। एंड आई थिंक आप उनमें से एक इंसान है जो कि ब्लेस्ड है, जिनको, और आप पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, मेरे को लगता है शायद ये भी फर्क शायद पड़ता होगा, क्योंकि एज अ हॉबी आप लोगों की हेल्प करने के लिए कर रहे हैं, तो विच इज अ गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज है, और आपको उसमें इंटरेस्ट है। हाँ आई थिंक जी, इससे मतलब मुझे इसका बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इससे कोई पैसे कमाऊं या कुछ, मुझे बिल्कुल भी नहीं है। शायद ये दूर दूर तक मेरी कोई सोच नहीं है। भगवान की दया से आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड एंड वेरी स्टेबल जॉब जो मुझे अच्छा खासा पे करती है, और आई थिंक उससे ज्यादा नहीं जरूरत, क्योंकि आज आज वही वाली बात है जो मैं शायद इस वीडियो के एंड में बोलती, बट वही वाली बात है कि आज हर एक इंसान को ये रियलाइज हो गया होगा कि सिर्फ 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक रोटी, कपड़ा और मकान। एग्जैक्टली। और रिश्तेदार, और फैमिली। फैमिली, बिल्कुल। क्योंकि अगर ये 4 चीजें ना हो, मैं ये कहती हूँ कि आज इतने लॉकडाउन चल रहा है, हम क्वारंटीन में है, किसी के घर के बाहर BMW खड़ी है, किसी के घर के बाहर मर्सिडीज खड़ी है, कोई अरबपति है, कोई लखपति है, किसी का कुछ भी काम नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये 4 नेसेसिटीज काम आ रही है। तो मुझे इससे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए अगर मैं इनमें से किसी बंदे को हेल्प कर सकती हूँ या किसी को भी हील कर सकती हूँ, क्योंकि फॉर्चुनेटली सही, बट मेरे पास हीलिंग पावर्स भी हैं। मैं लोगों को हील कर सकती हूँ। अगर उनको कुछ एंजाइटी हो रही है या डिप्रेशन हो रहा है तो मैं उससे हील कर सकती हूँ लोगों को। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है, और आपने किया भी है लोगों को। मुझे लगता है कि आपने किसी ना किसी तरीके से मदद की भी होगी, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप एस्ट्रोलॉजी में और क्या क्या करना चाहते हैं या कर रहे हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से गाने के ब्रेक के बाद, क्योंकि अब मुझे लगता है लिसनर्स को गाने सुनने का भी बहुत मन कर रहा होगा। तो मानसी जी की पसंद का एक गाना सुनते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन, अब आपके हाथ में भी और आपके साथ में भी। आप सुन रहे हैं नेहा और मानसी की बातें। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के
क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है, मरना इसी के लिए कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सा लम्हा एक दामन भर गया, तेरा नजारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला। सदियों से तरसे है जैसी जिंदगी के लिए, तेरी सोहबत में दुआएं हैं उसी के लिए, तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है, मरना इसी के लिए कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के 24 घंटे 7 दिन, अब आपके हाथ में भी और आपके साथ में भी। और हम सुन रहे हैं मैं और मानसी एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, और आप सुन रहे हैं मानसी और नेहा की बातें। तो मानसी जी बता रही हैं उनकी लाइफ के बारे में, उनके एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जो कि उनका इंटरेस्ट है और उनकी हॉबी है। तो मानसी जी, आप एस्ट्रोलॉजी को काफी उसमें बिलीव करती हैं, और अभी तो एक डेडली वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, जिसके बारे में ऑब्वियसली सब पूरी दुनिया को पता है, और ऐसा आई थिंक लाइफ में पहली बार हुआ है जबकि पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है। आई थिंक मेरे जीवन काल में तो पहली बार ही हुआ है। तो आपके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या आपकी लर्निंग्स और रिसर्च के हिसाब से आपको कोरोना वायरस के बारे में, इससे रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, आप हमें कुछ बता सकती हैं? कब खत्म होगा या क्या इम्पैक्ट अब कम होना स्टार्ट होगा, यानी आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? बिल्कुल। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत पावरफुल टूल है, इसके पीछे बहुत साइंस एसोसिएट करती है। बहुत लोग इस चीज से कनेक्ट नहीं कर पाते, उनको लगता है अच्छा नहीं वहम है, बट अगर आप इसको सही तरीके से यूज करो तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल साइंस है। मैजिक नहीं है, लेकिन मैजिक से कम भी नहीं है। तो अगर हम पिछले साल पे थोड़ा सा चलते हैं, 2019 पे, तो ये बहुत पहले से ही, ऑलमोस्ट जुलाई सितंबर में ये प्रिडिक्ट हो गया था कि 26 दिसंबर जब सोलर एक्लिप्स आएगा, उसके साथ 6 प्लैनेट्स इकट्ठे आएंगे। राहु, केतु, सैटर्न, जुपिटर, गुरु, शनि, सारे इकट्ठे आने वाले थे। तो जब ये हुआ था कि अच्छा 6 प्लैनेट्स आ रहे हैं, उसके साथ सोलर एक्लिप्स भी आ रहा है, तो ये बहुत इजीली डिफाइंड था कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा। ऑब्वियसली हमें ये नहीं पता था कि ये कोरोना वायरस ही होगा। हम लोगों ने जो डिपिक्ट किया था वो ये था कि कुछ ऐसा होगा, चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, और जिसके वजह से लोग अपने घरों में बंद हो जाएंगे। तो ये डेफिनेटली होना था। अब वो कोरोना वायरस के रूप में आया। अगर वर्ल्ड वॉर भी होती तो भी लोग घर में ही बंद होते, लोग घर में बंद होते और लोगों की जान भी जाती है, जो कि जा ही रही है। और आई थिंक ये वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है मुझे तो, क्योंकि उसको मतलब वो आर्मी के बीच में होता है, तो एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी शायद उतनी अफेक्ट नहीं होती जितनी अब हो गई है। तो ये वर्ल्ड वॉर से भी बड़ी त्रासदी लग रही है मुझे एक्चुअली। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल, और शायद न्यूज में भी तो यही आता है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग। तो ये जंग ही है। और होता क्या है ना, जैसे मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन देती हूँ।
वायरस कैसे पैदा होता है? जब दो प्लैनेट्स राहु और केतु आपस में मिलते हैं तो वायरस पैदा होता है। ओके और ओके राहु और जब गुरु और केतु का कंजंक्शन होता है आपस में तो उसमें इंटेंसिफिकेशन आती है। और ये वही हुआ कि पहले तो वायरस पैदा हुआ, फिर इन दोनों के कंजंक्शन से इंटेंसिफिकेशन आया, जिससे वो बढ़ता चला गया। बढ़ता चला गया, बिल्कुल ही बढ़ता चला गया। और ये यूजुअली तब होता है जब ये सारे प्लैनेट्स इकट्ठे आए और सोलर एक्लिप्स जब आया उसने और तड़का लगाया। जैसे कि अब आप घर पे देख लीजिए, घर पे लड़ाइयां होती है तो हमेशा कभी एक जने की वजह से नहीं होती, उसमें 5 6 7 लोग इन्वॉल्व होते हैं, 3 4 भी हो सकते हैं। बाहर तक आवाजें जाती है, कोई समझाता है, कोई कुछ बोलता है। तो सिमिलरली प्लैनेट्स भी काम करते हैं। वो प्लैनेट सारे इकट्ठे आए, मंगल ने आके उसमें और तड़का लगाया, राहु ने एक्चुअली में, और गुरु और केतु के कंजंक्शन ने उसको और इंटेंसिफाई किया, तो वो उस तरह से बढ़ता चला गया। अच्छा, दूसरी चीज ये थी कि सैटर्न और प्लूटो का कंजंक्शन जो जनवरी 12 को हुआ वो 34 इयर्स में होता है। सो इट इज एक साइकिल होती है जो 34 इयर्स में चलती है, 34 इयर्स के आसपास। और ये कंजंक्शन ऐसा होता है तो कोई ना कोई महामारी लेके आता ही है। जैसे कि लास्ट टाइम ये कंजंक्शन जब हुआ था, ये 1982 में हुआ था, तब इकोनॉमिक रिसेशन भी आया था और वर्ल्ड वॉर भी हुई थी। तो उससे पहले जब एक यूएस में अटैक हुआ था तब भी प्लैनेट्स की ड्यूरेशन कुछ ऐसी ही थी। तो इस वजह से वायरस आया। अब हालांकि मैं इस टॉपिक को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेप्थ हो जाएगी, बट मैं आप लोगों को एज अ कस्टमर्स कुछ सब सारे दर्शकों को कुछ डेट्स बताना चाहती हूँ जो हम लोग ध्यान में रख सकते हैं और देख सकते हैं कि हम कैसे चलने वाले हैं। एक तो 14 अप्रैल डेट थी जो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जो सूर्य देवता है अपनी राशि को रूल करेंगे एरीज, इट विल गो इनटू एरीज। तो वो डाउनफॉल थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि 14 अप्रैल को काफी सारे कंट्रीज ने डिसीजन लिए थे, इंडिया ने भी लिए थे। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी, कुछ जजमेंट्स पास होंगे, कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे। सूर्य देवता की क्वालिटीज ऐसी होती हैं तो कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आई, कुछ कॉम्बिनेशन लगे। ऑब्वियसली अगर कोई मुझसे ये पूछे कि इसका कोई सटीक आएगा, कोई प्रॉपर मेडिकेशन आएगा, कोई क्योर आएगा, तो वो नहीं हो सकता। we are not touching this before next year for sure. Then most important day I would like to highlight is 4th of May to 14th of May. इसमें जुपिटर कैप्रिकॉर्न में है, तो इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा सा स्क्वीज डाउन सिचुएशन रहेगा और थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा। कुछ इंप्रूवमेंट्स आएंगी, कुछ डाउनफॉल्स होंगे, कुछ बढ़ेगा भी। एंड देन 14th of May में जब जुपिटर रेट्रोग्रेड करेंगे कैप्रिकॉर्न में तो वो अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाएंगे, थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाएंगे, बट पूरे नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें वो रेट्रोग्रेड कर रहे हैं। अब रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है कि जिस पोजीशन में जुपिटर को चलना चाहिए पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखाने के लिए, वो उसके नेगेटिव पोजीशन में चल रहा है। मतलब वो फॉरवर्ड ना जाके बैकवर्ड चल रहा है, लेकिन अपनी राशि में ही चल रहा है। ओके। तो उसकी वजह से जो इफेक्ट बहुत पॉजिटिव होने चाहिए थे वो बहुत पॉजिटिव ना होके नॉर्मल रहेंगे, स्लो इम्पैक्ट होगा। उसके बाद 30th जून एक ऐसी डेट है जिसमें जुपिटर अगेन सैजिटेरियस में उल्टी दिशा में चलेंगे, गुरु अपने हाउस में आ जाएंगे। रिजल्ट्स बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होंगे लेकिन पॉजिटिव रहेंगे, हमें डरने की कोई बात नहीं है। ओके, तो मतलब जून तक थोड़ा सा बेटर होने की संभावना है। बिल्कुल जून तक है बेटर होने की संभावना, बट अगर हम ये कहें कि हमें इससे बिल्कुल राहत मिल जाएगी तो वो नहीं हो सकता। बिकॉज आप लोगों को ये समझने की जरूरत है, ये फेजेस में आया था। अक्टूबर में कुछ फैला, नवंबर में कुछ आया, 31 दिसंबर में WHO को इंफॉर्मेशन दी गई, जनवरी में आया, फरवरी में थोड़ी हलचल मची, मार्च में जाके लॉकडाउन हुआ। लेकिन एज पर एस्ट्रोलॉजी एंड एज पर प्लैनेट्स घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। हम लोग इससे बिल्कुल निकलेंगे और अच्छे से निकलेंगे। ओके, दैट इज गुड। ये एक जो लास्ट स्टेटमेंट है इससे हमारे दिल को बहुत सुकून महसूस होता है कि निकलेंगे, कभी तो निकलेंगे इस सिचुएशन से भी और अपने घरों से भी। और ऑन दैट नोट हम एक गाने का तड़का लगाते हैं, तो मानसी जी की पसंद का ये गाना सुनते हैं। दोस्तों लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन अब आपके हाथ में और आपके साथ में। आप सुन रहे हैं नेहा और मानसी की बातें।
नाम है सादर, पर तूने दी बस एक ही चादर, क्या ओढ़े क्या बिछाएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। दो रोटी और एक लंगोटी, एक लंगोटी और वो भी छोटी, इसमें क्या बदन छुपाएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। मैं खाली खाली था, मैं खाली खाली हूँ, मैं खाली खाली खोया खोया सा, मैं खाली खाली था, मैं खाली खाली हूँ, मैं खाली खाली खोया खोया सा, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। गीत नहीं ये मेरा दर्द है, दर्द है, कैसे ये रोजाना ही गाता जाऊं मैं, खाली खाली जेबों में ख्वाब है, ख्वाब है पूरे जो होते नहीं। वक्त हुआ नाखून के जैसा, बेदर्दी से जिसको मैं काटूं, रोज जरूरत और ख्वाहिश के बीच में खुद को कैसे मैं बांटूं, मेरे टुकड़े हो जाएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। मैं खाली खाली था, मैं खाली खाली हूँ, मैं खाली खाली खोया खोया सा, मैं खाली खाली था, मैं खाली खाली हूँ, मैं खाली खाली खोया खोया सा, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। अच्छे दिन, अच्छे दिन, ओ 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 न जाने ये कब आएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन, अब आपके हाथ में भी और आपके साथ में भी, और आपका स्वागत है नेहा और मानसी की बातों में। तो मानसी जी, अभी तक हमने आपसे बातें करी, बहुत मजा आया, और आपके तो शौक ही इतने अच्छे हैं, जिसकी हॉबीज ही इतनी इंटरेस्टिंग हो, वो तो इंसान कभी चाहे लॉकडाउन हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए वो बोर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो घर में बैठ के भी इतने जबरदस्त प्रेडिक्शंस और इतना अच्छा प्लैनेट्स की मूवमेंट देख पाते हैं। तो आप हमें प्लीज बता सकती हैं कि आगे का साल हमारा कैसा जाएगा, कोरोना वायरस से हमें कब मुक्ति मिलेगी, अगर मिलेगी तो, या कैसा लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए आगे साल में, क्या होगा? देखिए जी, जैसे मैं पहले बता रही थी, तो ये साल थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा, लेकिन 30 जून से 20 नवंबर हम लोग चेंजेस देखेंगे। जो जुपिटर प्लैनेट है वो बहुत ज्यादा अवेयरनेस लेकर आएगा। लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतना नहीं खोएंगे, वो अपने ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि अब तक लोगों को आदत पड़ चुकी है। सितंबर मिड ऑफ सितंबर में जुपिटर विल बी इन सैजिटेरियस एंड विल बी इन इट्स ओन पोजीशन and its own motion, so which means that will be a positive time for us.
तो Okay. उस टाइम जुपिटर रेट्रोग्रेड ना करके प्रोग्रेसिव मोशन में चलेंगे, तो वो एक बहुत पॉजिटिव टाइम आएगा। बस द ओनली थिंग टू गेट कंसर्न्ड अबाउट इट इज दैट नवंबर में फिर से सैजिटेरियस विल कम इन कैप्रिकॉर्न, जो अभी इस वक्त वो है। तो हो सकता है ये सिचुएशन रिलैप्स करे, बट जैसा मैंने कहा था कि इसमें डरने की और घबराने की बात नहीं है, बिकॉज हम लोग उस टाइम तक इतना ज्यादा अवेयर हो चुके होंगे कि इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें होंगी। तो डेफिनेटली हम लोग अभी सिर्फ फिंगर्स क्रॉस सिर्फ इस चीज के लिए रखते हैं कि ये रिलैप्स ना करे, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस बहुत वैसी ही बन रही हैं। और बाकी कोई और बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। मेडिसिन नहीं आ पाएगा इस साल में, लेकिन अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी। और अवेयरनेस की वजह से जो कि अभी हम दोस्तों जो एक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, आई थिंक वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। कोई भी चीज 21 दिन से ज्यादा करो तो हैबिट बन जाती है। तो हाथ धोने की, हाइजीन मेंटेन करने की, सैनिटाइज करने की खुद को, और थोड़ा सा आई थिंक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगेगा अभी इससे छुटकारा पाने में। और आई थिंक अगर हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो कॉमन कोल्ड और थोड़े बहुत जो इन्फ्लुएंजा टाइप के वायरस होते हैं वो भी आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ जी मानसी जी, तो मतलब अभी रिलैप्स होने के, रिलैप्स में दोस्तों आपको बता दूं, रिलैप्स का मतलब है कि हो सकता है ये वायरस दोबारा से उभरे और उससे दोबारा से लोगों को परेशानी हो। लेकिन अगर हमने ये सब मेजर्स जो हमने अभी बात की है, जो मानसी जी ने बताए हैं और जो मैंने बताए, अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली हम उससे सुरक्षित ही रहेंगे। हाँ जी, तो आप और क्या बोलना चाहेंगे? तो मतलब रिलैप्स होगा तो, लेकिन हम अगर अपना हाइजीन मेंटेन करें तो सही चल सकता है। आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, हमें सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है इस वक्त। एक, हम अपनी फिजिकल इम्यूनिटी जो हम कर ही रहे हैं, साथ के साथ मेंटल इम्यूनिटी को भी कांस्टेंट रखें। एज लॉन्ग एज हमारी वो 2 चीजें इकट्ठे चल रही है। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताती हूँ। देखिए, हमारा दिमाग जो होता है वो हमेशा नई नई चीजें खोजता है। जैसे हमें बाहर जाने का मन करता है, हमको अच्छा लगता है, नए लोगों से मिलते हैं, अच्छा लगता है। अपनी चाहे हर रोज जॉब पे ही जाते हैं, लेकिन वहां नए चेहरे दिखते हैं, अच्छा लगता है, नई बातें होती हैं। लेकिन दिल क्या होता है कि वो पुरानी चीजों को देख के खुश होता है। जैसे कि जब हम दुखी होते हैं तो हमें पुराने लोग याद आते हैं, दोस्त याद आते हैं, पुराने गाने सुनते हैं। तो इसमें हमें बहुत बहुत जरूरत है कि हम अपने दिमाग को कुछ नया दें। और वो हम कैसे दे सकते हैं? अपनी हॉबीज को लेके आइए अब सामने। लोगों के घर में बुक्स पड़ी हैं, जिससे भी आपको खुशी मिले, हर रोज कुछ नया करिए, ताकि आपके दिमाग को घर बैठे बैठे ही कुछ नया मिले, और उससे आपके दिमाग की इम्यूनिटी आपके दिल जितनी ही स्ट्रांग रहे। क्योंकि देखिए, अगर हम दिमाग से टूट गए या दिमाग से बोर हो गए तो हम मेंटल प्रॉब्लम में आ जाएंगे, और अगर हम दिल से हम टूट नहीं सकते, तो दोनों को हमें इकट्ठे रखना पड़ेगा। इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि हम कुछ नया नया अपने दिमाग को रोज सिखाते चले जाएं, रोज दिखाते चले जाएं, और हम लोग बिल्कुल इजीली निकल जाएंगे सबसे। मतलब बिजी रखें खुद को। कुकिंग करना पसंद है, कुकिंग करो, खाओ पियो, थोड़ी एक्सरसाइज भी करो, नहीं तो फूल जाओगे मेरी तरह। और पढ़ो, अगर पढ़ने का मन है, जो मर्जी पढ़ो, बुक्स पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, कॉमिक्स पढ़ो, जिसका जो मन है वो पढ़े। और मूवीज देखो, नेटफ्लिक्स देखो, प्राइम देखो, जो करना है करो, लेकिन इस बारे में मत सोचो, क्योंकि जितना सोचते चले जाओगे उतना ही दलदल में धंसते चले जाओगे, और उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। एग्जॉस्ट नहीं होना, एग्जैक्टली। तो ये बहुत ही पॉजिटिव संदेश मानसी जी ने दिया है। अभी हम इनसे और बातें करेंगे, लेकिन इस गाने के छोटे से ब्रेक के बाद। तो लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, 24 घंटे 7 दिन अब आपके हाथ में और आपके साथ में। आप सुन रहे हैं नेहा और मानसी की बातें। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी,
चल दे कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं मैं थोड़ी सी मूडी हूँ तू थोड़ी सी टेढ़ी है क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी आने दो दिल में आ जाने दो के दो मुस्कुराहट को हाय 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 जाने दो दिल से चले जाने दो के दो घबराहट को बाय 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 लव यू जिंदगी स्वागत है आप लोगों का रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के में और आप सुन रहे हैं नेहा और मानसी की बातें। तो मानसी जी आपने हमें बहुत कुछ बताया, थैंक यू सो मच। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि कोरोना वायरस की हमारे लिसनर्स जरूर जानना चाहेंगे, इसकी कोई खास रेमेडी है, कुछ आप क्या कर रही हैं इसके लिए, आप कैसे इसका सामना कर रही हैं, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मैं ये जरूर लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी, आप कुछ चीजें घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं अगर आप इन सब में विश्वास करते हैं। तो सबसे पहली चीज के घर में लोग बड़े हैं, एल्डरली लोग हैं, वो अपने घर पे माँ मृत्युंजय का पाठ जरूर चलाएं, सुबह शाम हर रोज चलाएं। आप देखिएगा कि आपके घर में एक बहुत पॉजिटिविटी आएगी, एकदम से पावरफुल आप लोग फील करेंगे। बाकी जो लोग सुबह उठते हैं, जो जल्दी उठने वाले लोग हैं, वो सूर्य देवता को पानी देना शुरू करें। सूर्य देवता पूरी सृष्टि की ऊर्जा करते हैं, तो आप देखिएगा कि आपके घर में, आपके अंदर एक बहुत आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं घर में लॉकडाउन हूँ। तीसरी चीज आप जो कर सकते हैं थोड़ा पॉजिटिविटी फैलाने के लिए, गंगा जल हर एक के घर पे होता है, नहीं होता तो अमृत होता है, और अमृत भी नहीं होता तो नॉर्मल पानी आप ले सकते हैं। आप उसको अपने मंदिर में रखिए थोड़ी देर, और वो अपने हर जगह हर घर पे छिड़किए, मतलब हर डायरेक्शन में छिड़किए, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि वो एनर्जी प्लैनेट जुपिटर से एसोसिएटेड होता है और वो बहुत पॉजिटिविटी, लव, हार्मनी, बहुत प्यार बनाए रखता है। तो अगर आप ये कुछ चीजें कर सकते हैं, इससे आप बहुत पॉजिटिव और बहुत ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे। और आप देखिएगा कि आपके घर में एक हार्मनी बनी रहेगी, क्योंकि देखिए इस वक्त घर में कोई इंटरनल और एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं है। घर में मूवमेंट किस चीजों की है? थॉट्स की, न्यूज की, नेगेटिविटीज की। हम बोर हो रहे हैं कुछ करने के लिए, तो ये सब कुछ घर को इस वक्त नेगेटिव बना रहे हैं। बाहर से कोई बंदा नहीं आ रहा, तो वो को भी स्टेबल करने के लिए हम ये सब थोड़ी सी चीजें कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कभी कभी ना भगवान के सामने जाके ही प्रे करना पड़ता है, और वो आज एक्चुअली में ये टाइम है कि हम मदर अर्थ की तरफ कुछ करें। हमने बहुत डिस्ट्रॉय किया, उसमें हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस वक्त एक्चुअली में वो टाइम आ गया कि हम आज अपने हाथ जोड़कर बैठे और इन सब चीजों को कर्ब करने की कोशिश करें, ताकि हम इससे जल्दी निकल पाए। ये तो बहुत ही आपने अच्छा संदेश दिया और बहुत सारे तरीके बताए। अगर कोई एक तरीका नहीं अपना सकते तो वो दूसरे अपनाए। अगर आप मृत्युंजय का पाठ नहीं कर पा रहे, महामृत्युंजय का, तो आप छिड़काव कीजिए गंगा जल का। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप तीसरी चीज कीजिए। मतलब उन्होंने इतना कुछ बताया है मानसी जी ने कि हम अगर एक्चुअली ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम डेली लाइफ में भी अगर इसको हम अगर हम एम्ब्रेस करते हैं तो हमारी लाइफ आई थिंक काफी हद तक पॉजिटिव हो सकती है। मानसी जी, आप इंडिया के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इंडिया को कैसे राहत मिलेगी? 130 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन झेल रही है, इससे बहुत मुश्किल समय है वहां के लिए भी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आगे वहां का कैसा रहेगा? देखिए इंडिया की एक बात मैं जरूर बोलूंगी, जबकि वहां पे बहुत पॉपुलेशन है,
मैं इस वक्त किसी कंट्री का फेवर नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो सिर्फ इकोनॉमी की तरफ ध्यान दे रही हैं, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है, वो अपने लोगों के तरफ भी ध्यान दे रहे हैं और उनके लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि बहुत डेथ्स हो रही हैं, बट इंडिया को या पूरे ही संसार को, पूरे वर्ल्ड को बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली इंडिया को, बिकॉज नेक्स्ट ईयर जो हम कहते हैं इंडिया सोने की चिड़िया है, वो एक्चुअली वैसे ही बनकर आएगा और उसके नेक्स्ट ईयर उसके रिजल्ट्स भी दिख जाएंगे। तो बहुत ऐसा नहीं है कि जो हार्ड वर्क हम लोग नेक्स्ट ईयर करने वाले हैं उसके रिजल्ट्स के लिए हमें बहुत वेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट 2022 में भी हमें रिजल्ट्स में ही दिख जाएंगे रादर, बिकॉज वो नंबर 6 पे ऐड करता है और नंबर 6 पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट और सबसे लकी नंबर होता है। नो मैटर वो किसी राशि का है, कोई और बंदा है, कोई फॉरेनर है, कोई इंडियन है, नो मैटर, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर 6। जैसे कि मैं भी हूं, तो मैं अपने हाथ पे हमेशा लेफ्ट हैंड पे 24 लिखे रखती हूँ। 24 इज द वर्ल्ड्स लकीएस्ट नंबर बिकॉज दैट एड्स टू नंबर 6 एंड इंडिया आज से नेक्स्ट ईयर में 6 नंबर पे मूव कर जाएगा और 5 नंबर पे जब वो नेक्स्ट ईयर मूव कर रहा है, दैट्स अ हार्मोनियस नंबर, वो 5 नंबर है। तो बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है, रादर आई विल से इंटायर वर्ल्ड के लिए नहीं है, स्पेशली इंडिया के लिए, नो डाउट। बस एक छोटा सा आएगा जिसपे हम कभी और बात करेंगे। फेब्रुअरी में कुछ पोजीशंस है प्लैनेट्स की 2021 में, जिसमें कुछ ऐसी ही डिजीज या कोई बीमारी प्रिडिक्टेड है, उस पर हम कभी और बात करेंगे, बट वो बहुत छोटा स्पैन होगा, वो कोरोना वायरस जितना नहीं होगा और ना वो लोकल से ग्लोबल बढ़ेगा। वो लोकली आएगा और हो सकता है ग्लोबल भी आए, बट वो हम कभी और बात करेंगे। इस पे अभी भी रिसर्चेस चल रही हैं, बट इंडिया वापस से सोने की चिड़िया कहलाया जाएगा एंड दे विल कम आउट रियली रियली स्ट्रॉन्ग। चलिए, जहाँ कहीं भी रहे हमारे दिल तो फिर भी हिंदुस्तानी है, तो हमें वहाँ की चिंता और हमारी फैमिलीज भी हैं, तो हमें हर जगह जहाँ हम हैं और जहाँ हमारे घर वाले हैं वो अच्छा चाहिए। और ये बहुत अच्छा संदेश है इंडियंस के लिए भी, जो लोग वहाँ रह रहे हैं और जिन लोगों के रिलेटिव्स वहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी। मानसी जी से बात करके बहुत ही मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया। आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन सुनने को मिली है और समझने को मिली है, क्या करना है, क्या रेमेडी है। मानसी जी से फिर दोबारा जरूर बात करेंगे, मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें अपने शो पे दोबारा बुलाऊं। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चंस है मानसी जी से, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आपको ऑब्वियसली कोई सीरियस क्वेश्चन ही पूछिएगा, ये मत पूछिएगा कल मैं क्या बनाऊं खाने में ऐसा क्वेश्चन का मानसी जी रिप्लाई नहीं करेंगी और मैं उनसे पूछूंगी भी नहीं। तो आप मेरे रेडियो मनपसंद पे आप प्लीज बताइए हमें, आप हमारे रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पे जाइए, वहां पे जाके पोस्ट कीजिए, या ऐप पे जाइए, ऐप पे या वेबसाइट पे, वहां पे फीडबैक दीजिए और बताइए आपको शो कैसा लगा, आपको मानसी जी की बातें कैसी लगी। और अगर कोई भी बॉदर कर रही है आपको सिचुएशन, तो आप अपने नाम के साथ भेजिए। मानसी जी अगर इनको कुछ पता करना है अपने बारे में तो इनको क्या बताना होगा, इनको क्या डेट ऑफ बर्थ देना पड़ता है? ऑब्वियसली आप सबका क्वेश्चन नहीं ले पाएंगी, लेकिन अगर एक दो लोग जिनको कुछ सीरियस इश्यूज चल रहे हैं लाइफ में, अगर आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगी तो उनको आपको क्या बताना है, मतलब अपनी डेट ऑफ बर्थ या किस तरीके से वो बताएंगे, आप उनसे बिना मिले कैसे आप उनकी क्वेरी सॉल्व करेंगे, क्या पता होना चाहिए आपको? बिल्कुल, वो अपना एक तो मुझे फुल नेम बता दे आपको, जिसके थ्रू स्पेलिंग के साथ, करेंगे। बिल्कुल, आपके स्पेलिंग के साथ फुल नेम बता दे और डेट ऑफ बर्थ, और बिल्कुल प्रॉपर प्रिसाइज क्वेश्चन की कल को क्या होने वाला है मैं वो नहीं बता पाऊंगी क्या होने वाला है, बिकॉज हम 95% बातें करते हैं, 5% हम फिर भी ऊपर वाले पे छोड़ते हैं। लेकिन अगर आप मुझे ये पूछोगे कि मैं इस जॉब में काम कर रही हूँ तो क्या इस जॉब में मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मेरा सक्सेस है नहीं है, आपकी क्या रिकमेंडेशन है, तो मैं उस पर ज्यादा अच्छे से बोल पाऊंगी। तो अगर प्रीसाइज क्वेश्चन होगा तो मैं उस पर थोड़ा सा बता पाऊंगी, और अगर किसी को कुछ हेल्प की जरूरत है तो मैं वो हेल्प कर पाऊंगी, साथ में रेमेडीज भी दे पाऊंगी ताकि वो चीज स्ट्रॉन्ग कर पाए आप। तो आपने सुन लिया, आपको अपना नाम बताना है पूरे अक्षरों में, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, इंग्लिश में आप अपना नाम बताएं, और आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको प्रिसाइज रखें, लेकिन उसको डिटेल में भी दे रहे। प्रिसाइज मतलब कि ये क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन है, लेकिन उसके पीछे का एक बैकग्राउंड नॉलेज आप उन्हें जरूर प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से उनको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी देखने के लिए और वो आपको बता पाएंगे। मानसी जी आपको डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए होगा क्या इसके लिए? बिल्कुल, मेरे को डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल चाहिए होगा। तो नाम, डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन, राइट? दैट इज इट, या। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं लेकिन जेन्युइन क्वेरीज हैं तो आप प्लीज मुझे भेजिए, मैं मानसी जी से पूछूंगी, और अगर उनके पास टाइम हुआ तो वो टाइम निकाल के शायद आपको बता भी दें।
तो मानसी जी, मुझे तो बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई थिंक ये बहुत अच्छा सेशन रहा है, मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला है, जो कि मैं करूंगी जरूर। मैं महामृत्युंजय तो मुझे कंठस्थ है, मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है, तो मैं खुद भी उसका जाप कर सकती हूँ, मतलब खाना बनाते बनाते। तो आप लोग भी कर सकते हैं, आई एम श्योर। आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा कि? मेरे को बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, मैं लोगों तक अपना संदेश पहुंचा पाई, उनको थोड़ा सा मैं पॉजिटिव कर पाई, इससे ज्यादा कोई और मोटिव नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी मैं सिर्फ एक जाते जाते मैसेज देना चाहती हूँ, कोई भी इंसान अगर एंजाइटी में है या उनको डर लग रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक फॉल ऑब्वियसली है, रिसेशन ऑब्वियसली है, तो अगर कोई इंसान एंजाइटी में है या उनको डर लग रहा है, तो आप प्लीज इस चैनल के थ्रू हम लोगों को कांटेक्ट करिएगा। अगर हम लोग में से कोई भी एक जने को हम ठीक कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है, हैंड राइटिंग थेरेपी होती है, मैं और भी बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ। अगर हम लोग किसी एक जने आप को हमें help इतना कर कुछ सकते हैं। बता रहे हो कि आप हमें लालच दे रहे हो कि हम वापस आपको लेके ही आए, चाहे कुछ भी हो जाए। मानसी जी प्लीज एक एपिसोड और। तो इतना कुछ भंडार है आपके पास ज्ञान का, वो तो हमें पूरा निकालना ही है, तो आपको दोबारा जरूर आना पड़ेगा। मैं दोस्तों ये वादा नहीं करती कि वो कब आएंगी, लेकिन मैं उनको जरूर दोबारा लेके आऊंगी। और आप अगर मुझे बताएंगे आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो उनकी जो भी थेरेपीज उनके पास है, उससे हम जरूर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो मानसी जी, आपसे बात करके बहुत 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 मजा आया। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो रेडियो मनपसंद। बहुत आभारी है कि आप उसमें आए, एंड आई एम श्योर आपको भी, जैसे आपने बोला, अच्छा लगा। आपकी आवाज दुनिया तक पहुंची है, ये सिर्फ कैनबरा ऑस्ट्रेलिया ये में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में टेलीकास्ट होता है। तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी बात है। दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ आपकी इस आवाज से लोग ठीक होंगे, ये इससे ज्यादा अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई होप हम ये सारा मैसेज हम लोगों तक पहुंचा सके, और हम किसी भी अगर एक इंसान को हेल्प कर सके, तो इससे ज्यादा बड़ा कॉज कोई नहीं होगा। ऑलराइट दोस्तों, आप सुन रहे थे रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, और अब मैं एंड करना चाहूंगी मानसी जी के फेवरेट सॉन्ग के साथ। सो सातों दिन आपके हाथ में, आपके साथ में। आप सुन रहे थे नेहा और मानसी की बातें। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा।
नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में प्यास क्या हो तुझे गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया मांगा कुछ कभी नहीं तूने सिर्फ है दिया समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा अमृत सभी मैं बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया नमो